लोग दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ कि राष्ट्रवादी का झंडा लहराने वाले आ गए, राष्ट्रवादी का झंडा लहराने वाले आ गए, आने वाले आ गए। याद है आपको? बैग किया तो एक बच्चा किसी बच्ची खींच रहे थे और वो उसके पिताजी खींच रहे थे, उस पे लिखना था, याद है क्या लिखा था? मुझसे नाराज नहीं हूँ, जिंदगी हैरान हूँ मैं। तो मैं माननीय मोदी जी से हमेशा पूछती हूँ, मोदी जी मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ मोदी जी आपसे, आप कैसा कर सकते हैं? सब चीजें राजनीति होती रहेगी, इलेक्शन आता जाएगा, लेकिन इस देश का जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, गरीब है, उसको न्याय देने की जिम्मेदारी आज हम सब पे है। और अगर इस माहौल में चुप बैठेंगे वो आपको माफ नहीं करेगा। ये जो देश में गलत चल रहा है उसके खिलाफ लड़ेंगे और वो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, जिसको जरूरत है उसके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी और आगे भी रहेगी। और आज हमारे द्विवेदी ने जो आज वो बात हम सबको आमंत्रित किया और सब प्यार से स्वागत किया, मैं तहे दिल से
मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, आभार तो नहीं मानूंगी भाई के, लेकिन इतना जरूर कहूंगी आप सबको साथ में लाइए, हम साथ मिलके लड़ेंगे। हम पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये देश के साथ जो गलत करेगा उसके साथ उसके खिलाफ डट के लड़ेंगे, महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे। और देखो किस बड़ी नंबर से हमारी महिला आई है, उन पे विश्वास रखिए। ये अगर आपके साथ खड़ी रहेगी ना तो आपका बाल भी कोई बाहर नहीं करता। ऐसा बहुत मेहनत करती है, बहुत दूर से आई है, नेके की भी कभी कभी याद आई है। आप तो रोज काम पे चले जाते हैं, इनका क्या हाल किसी ने पूछा है? लेकिन हम सब मिलके आज राष्ट्रवादी कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जो इस प्रोग्राम में मेहनत करके आया है, सबको मफलर पहना था, मुझे दे दे लिट्टी चौका तो पूरा छाए हुए आज यहाँ। आज सचमुच में बहुत अच्छा लगा आप सबको मिले। ऐसा लगा कि दिल्ली में पार्लियामेंट में आई हूँ और सब हमारे वहाँ के भाई बहन मिल रहे। फिर बहुत अच्छे माहौल में आपने जो अच्छा कार्यक्रम आज किया। और राष्ट्रवादी कांग्रेस आप महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र जितना मेरा है उतना आपका भी है। जितनी मेहनत आपने इस मुंबई को आगे ले जाने में की है, मुंबई कभी नहीं भूलेगा। और मेरे ख्याल से इसीलिए भारत महान है। ऐसे अपना प्यार का रिश्ता बना के रहेंगे और हमारी देश के सेवा में हम लोग डट के रहेंगे। फिर एक बार आप सबको नमस्ते करती हूँ। आप सब ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, आपने कलीना का जो भी कहा वो जरूर मैं डिपार्टमेंट से बात करके हिंदी भाषा, हर भाषा पे प्यार होना चाहिए, हर भाषा सीखनी चाहिए। आप भी मराठी सीखे, हम भी अच्छा हिंदी सीखेंगे, दोनों भाषा का हमने बात रखने की कोशिश की कि हमारे समाज के लोगों के साथ प्रशासन के माध्यम से जो गलतफहमियां हो रही हैं, जो लोगों को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं आपके माध्यम से उनका हल करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से समाज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, अगर इस समय पे हम उनके साथ में खड़े रहेंगे और उनको सम्मान दे से उनके लोगों को तकलीफ़ों को दूर करने का काम करेंगे तो ज़रूर समाज हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ने काम करेगा। उत्तर भारतीय लोग काफ़ी संख्या में उपस्थित थे और काफ़ी प्रोत्साहन मिला। क्या मैसेज देना चाहिए उत्तर भारतीय को, आज जो उत्तर भारतीय समाज? मैं समाज के लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपने सभी पार्टियों को चॉइस किया है, इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों को एक बार आप अपने दिल में बिठाने का काम कीजिए। और आप दिल में बिठाने के साथ में आपकी कोई समस्या है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुंबई अध्यक्ष मनीष दुबे के नाते से हमारे ऑफिस, हमारे जनसंपर्क कार्यालय या तो हमारे पदाधिकारी पूरे मुंबई शहर में उन तक अपनी समस्या पहुंचाने का काम कीजिए। हम निश्चित ही आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार के माध्यम से जो प्रयास हो सकता है हम पूरा ईमानदारी से के साथ करेंगे और आपकी सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए मुंबई शहर में वातावरण बनाएंगे। चुनाव नज़दीक है, बीएमसी का डेट भी डिक्लेयर हो गया है, उसको लेकर आपके अपने जो कार्यकर्ता है उनको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? अभी हमारे कार्यकर्ताओं को तो उन्होंने ऑलरेडी कार्यक्रम तैयारी में लग चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हमारी तैयारी शुरुआत हुई है, आने वाले समय में तैयारी बहुत अच्छी होगी। और इस समय अगर हमारी आघाड़ी होगी तो मुंबई महानगर पालिका में जो भी महापौर बनेगा उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 100% सहयोग रहेगा। आपने दहिसर विधानसभा अंतर्गत कई मुद्दों को लिया, जैसे गणपत पाटिल नगर में जो भी सुझाव दिया, उसके लिए क्या करेंगे? अभी गणपत पाटिल नगर में 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक जो बिजली की समस्या है और जो 14 नंबर के लेफ्ट साइड में जो बिजली नहीं आ रही, उसके लिए हम लोग अडानी और टाटा के माध्यम से बुला के उनको विधान परिषद या विधानसभा के माध्यम से कहीं न कहीं उनकी मीटिंग जल्द से जल्द लगाएंगे और सरकार के माध्यम से लोगों तक बिजली और पानी पहुँचाने का काम करेंगे। कार्यकर्ताओं को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? मैं कार्यकर्ताओं को ये बोलना चाहूँगा कि आप हिंदी भाषी समाज के आखिरी छोर तक बैठा हुआ जो हमारे समाज का छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, उस तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पहुँचाने का काम कीजिए और आदरणीय सुप्रिया सुले के माध्यम से, हमारे नेता जयंत पाटिल जी के माध्यम से उनके समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास कीजिए। लोगों की मदद करने के लिए, खास करके उत्तर भारतीय लोग। जब मैं सिर्फ एक्टर था तो लोग मुझसे काफ़ी उम्मीद करते थे कि एज ए हीरो मैं उनको बचाऊंगा या कोई भी समस्या हो उसका समाधान करूंगा। तो मुझे लगता था कि मुझे एक मंच चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से मैं संचालित लोगों का मदद कर सकूं। उसके लिए ये पार्टी मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है, मुझे अच्छा लगता है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि लोग जो आते हैं, खास करके उत्तर भारतीय, कोई भी तकलीफ, कोई भी समस्या लेकर उसको मैं पार्टी के माध्यम से उसको सुलझा सकूँ। आए लोगों को ऐसा लगता है कि उत्तर भारतीय इलेक्शन के लिए आपको देखिए, ये तो सौभाग्य की बात है कि मेरे फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं,
पहले से मैं फिल्म लाइन में जुड़ा हुआ हूँ, तो स्वाभाविक है लोगों को काफ़ी प्यार है मुझसे पहले से, और इसका अगर पार्टी उपयोग करती है तो ये तो अच्छी बात है, सबके लिए अच्छी बात है। और राष्ट्रवादी से जुड़ना मेरे लिए स्वाभाविक की बात है, क्योंकि राष्ट्रवादी अभी रूलिंग पार्टी है, पावर में है, और मैं काफ़ी कुछ कर पा रहा हूँ। कोविड में भी किया और कोविड के बाद भी कर पा रहा हूँ। क्या क्या अभी कर रहा है? बहुत सारी समस्याएं हैं। जब मैं उत्तर भारतीयों से मिलता हूँ, हमारे रिक्शे वाले भाई बंधु से पूछे, मैं हमेशा रिक्शा से ही ट्रैवल करता हूँ। ट्रैफिक में मुझे अच्छा लगता है उनके साथ अगर मैं जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो उनके बारे में सुनना, उनके समस्याओं के बारे में जानना, वही एक मौका होता है लोगों के साथ जुड़ने का। क्या मैं कभी जाता हूँ, फेरी वाले होते हैं, कुछ पता चलता है, तो मैं रखता हूँ अपने जो पार्टी अध्यक्ष हैं, जो दोनों बने हैं हमारे, नरेंद्र राणे जी और राखी यादव मैडम, दोनों बहुत ही सुनते हैं मेरी बात को और चाहते हैं कि उत्तर भारतीयों की समस्या का समाधान किया जाए। ये मुझे बहुत अच्छा गर्व महसूस होता है। बेरोजगारी, महंगाई, ये सब लोग जानते हैं, और जानते ही नहीं है, सब लोग फील कर रहे हैं। सबको भाई देखिए, घर चलाना सबको भारी पड़ रहा है, प्रॉब्लम ये है। अब बाकी जो मुद्दे हैं, उससे घर को चूल्हा तो नहीं जलाता ना वो मुद्दे, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का, महंगाई का, जो हमको ध्यान में रखना है। इसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ आइडिया है? ये देखिए, ये तो बड़े लेवल पर करना होगा, सेंटर के लेवल से करना होगा, लेकिन स्टेट लेवल पर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। स्टेट का अलग बजट होता है, बजट एलोकेशन, और प्लस अभी जो इलेक्शन है बीएमसी का, उसके माध्यम से सड़क का काम हुआ या बिजली पानी, जो बहुत हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे। जो देखिए, जितना हमारे बस में है वो हम करेंगे एज ए राष्ट्रवादी, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी अगर मौका मिले केंद्र में तो वहाँ भी करने का मौका चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए? दर्शकों के लिए तो वापस मैं री एंट्री कर रहा हूँ भोजपुरी फिल्मों में। थोड़ा गैप हो गया था, दर्शक उम्मीद भी कर रहे हैं, बहुत मैसेज आता है भैया कीजिए कीजिए, तो आ रही है मेरी 2 फिल्में, शूटिंग जल्दी करूँगा। कोविड में थोड़ा ब्रेक हो गया था, ध्यान रखिए। मेरे वही गाने जो आप लोग सुनते हैं और प्यार आशीर्वाद देते हैं, जो सुपर हिट भी है, शीशा के दिल बनल रहे, टोटल बिखर गई, साथी मिलल रहे एगो, मिलके बिछड़ गई, उसके ही ऊपर एक मेरी फिल्म आने वाली है, आप लोग जरूर देखिएगा। और मुंबई वासियों को खास करके बोलूंगा, भैया आपका ये भाई है, आपका अपना, कभी कोई संकोच मत कीजिएगा। कहीं भी किसी माध्यम से मुझसे अगर कोई सेवा का मौका अगर मुझे दें तो जरूर आपका मैं समस्या का समाधान करूंगा। थैंक यू सर। ये सरकार की देन नहीं है, मोबाइल मनमोहन सिंह जी की देन है, तब मोबाइल आया था, आज नहीं आया मोबाइल, सबकी बात है। और हमेशा हमको पूछते 60 साल में आपने क्या किया। आपने भाई अभी बोला कि हमेशा वो बोलते 60 साल में क्या किया, मैं सिर्फ उनको एक ही सवाल पूछती कि आज तुम लोग पढ़ के खड़े हो ना मेरे सामने, ये 60 साल में पढ़ के गाँव में बैठे अनपढ़ बन के, अंगूठा छाप। स्कूल किसने बनाए, अस्पताल किसने बनाए, IIT किसने बनाया, IIM किसने बनाया। मैं अच्छा रास्ता देख रही थी, मैं मनीष भाई को यहाँ आके बोल रही थी कि रास्ता अच्छा बना है। वो MLA ने नहीं बनाया, वो कॉर्पोरेशन ने बनाया। कॉर्पोरेशन में कौन है सबको पता है ना, हमारे दूसरे भाई ने बनाया। तो गलत करने में मत रहना, तो सच है बोलना चाहिए। जो उन्होंने किया बोल देंगे, उन्होंने क्या किया, सिलेंडर का भाव बढ़ाया, वो उन्होंने किया, मैंने नहीं किया। और बेरोजगारी अभी इनको बहुत दूर रख रहे हैं, उनके बहुत दोस्त हैं, उनकी नौकरी चली गई तो बहुत दुख हो रहा है। महेश भाई हमेशा आते हैं नौकरी का कुछ देखो, किसका वैसे जिसकी थी उसकी भी छूट गई। आपको याद है नोटबंदी हुई थी, सबको क्या लग रहा था, तो बड़े का पैसा गया, चलो मेरा गया तो गया लेकिन उसका ज्यादा गया, जाने दो सबका। क्योंकि 15 लाख को तो बोलोगे नहीं, वो तो मैं अमित भाई का बहुत सम्मान करती हूँ, मेरे दिल में उनके लिए बहुत प्यार है। सब बोलते हैं क्या बोले, वो तो जुमला था, वो देने ही नहीं वाले थे। मैं नहीं कह रही, अमित भाई कह रही। अमित शाह क्या बोले थे कि ये तो चुनावी जुमला था, हम लोग तो 15 लाख देने ही नहीं वाले, तो चलो छोड़े, सच बोल दिया, माफ है, चलो मान लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि नोटबंदी की, मतलब सब काला पैसा खत्म हो जाता है। परसों पेपर में पढ़ा आपने, देश में जो नोट आते हैं ना, फर्जी नोट चल रहे हैं और 50% फर्जी नोट सर्कुलेशन में है। अभी मैं कब से सोच रही थी
कि इस टाइम राखी बांधने महेश क्या जाऊँ लेकिन डर डर के राजी हो। ऐसा ना हो मुझे राखी का गिफ्ट दे दिया फर्जी नोट मिल जाए, मुझे फर्जी नोट नहीं चाहिए। वो तो बोलेगा मैं तो गया था बैंक से आया था, करें वो कुछ गिफ्ट लाने गया होगा, नहीं उसकी क्या गलती, फर्जी नोट है, वो थोड़ी गया था लाने। वो सर्कुलेशन में एक तरफ सरकार क्या बोलती है कि हम नोट बंद कर दी, नोट बंदी हो गई तो फर्जी नोट आया कहाँ से, छापा किसने? ये अपनी पुलिस नहीं है, दिल्ली की पुलिस हुई है, अपनी जान रही है, तभी तो हम लोग घूम सकते हैं कहीं भी। हाँ? महाराष्ट्र में दिल्ली की पुलिस की बात कर रही है, ये सब उनके यहाँ आता है, अपने अपन थोड़ी कर सकते हैं, केंद्र सरकार का है सब काम। और कितना गिनाओ मैं आपको, मुझे तो रोज उनका झगड़ा होता है। कल मैं टीवी देख रही थी, मैं थोड़ा भागदौड़ कर रही थी, कल कुछ पार्टी का मीटिंग था, तो एक प्रेस वाला आया और पूछा वो कश्मीर में हो रहा है, उसके क्या बोलेंगे आप? मैंने नहीं सुना, क्या हुआ कश्मीर में? उसने कहा और एक आदमी मारा गया, अपने बिहार का ही था, बिहार का ही राजस्थान का अपना एक लड़का। तो 5 लोग ऐसे हैं 7 दिन में, आप सोचिए बात, 5 दिन में 7 लोग कश्मीर में उनका खून हुआ है, शहीद हुए हैं वो, शहीद। याद रखिए, गलती किसकी है? केंद्र सरकार की। पुलिस वहाँ किसकी है? 370 गलत है या सही है उसमें नहीं फंसू। अभी ठीक है, आपने ले लिया, चलो हम साथ खड़े रहे, आप पे विश्वास रखा, सब देशवासियों को लगा कि हम लोग कश्मीर जाएंगे, घर बनाएंगे। कितने लोग कश्मीर में गए और घर बनाए मुझे बताइए? याद है? और पंडित खुद कह रहे हैं कि ये सब कुछ फिल्म दिखाते हैं, कुछ गलत दिखाते हैं, झगड़ा बढ़ाने का काम ये केंद्र सरकार कर रही है। और उसके कारण आज जिस पंडित के लिए आप कह रहे हैं किया, वो बेचारा वहाँ मर रहा है, पिट रहा है, जा रहा है। और आज ही सुबह मैं सोच रही थी, वो पूरा देख रही थी, वो बेचारी सब महिला घूंघट में बैठी थी और उनकी सब फैमिली राजस्थान का दिखा रहे थे, और मैं सोच रही थी कि 7 दिन में 5 लोग गए, क्या गलती थी उनकी, क्यों गए थे? वो काम करने तो बेचारे गए थे, 2 पैसे घर में लाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बीवी को एक अच्छी साड़ी देंगे, क्यों गए थे? घर छोड़ के आदमी क्यों जाए? कोई नहीं जाना चाहता। वो सुषमा जी कहती है ना, इसके लिए जाता है बेचारा, जाएगा 2 पैसा कमाएगा, घर लाएगा, माँ बाप की सेवा करेगा, बच्चों को अच्छा सिखाएगा, इसीलिए तो आदमी जीता है, उससे ज़्यादा क्या चाहिए उसको। और फिर जम्मू कश्मीर में क्या हो गया देखिए। और मुझे आज भी याद है अमित शाह जी का भाषण पार्लियामेंट में उन्होंने किया था, और उन्होंने कहा था सब जाएंगे कश्मीर, और 6 महीने में हम लोग ऐसा कर देंगे कि हर इन्वेस्टर का, दिल्ली का, टाटा, बिरला, सब जाएंगे और कश्मीर में घर बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, लोगों को काम मिलेगा। वो भी सोचा था ठीक है, 6 महीने में अगर सब अपने टाटा वगैरह सब जाएंगे, अच्छे रास्ते बनेंगे, अच्छा स्कूल बनेगा, अच्छा अस्पताल बनेगा, तो ठीक है, देश के लिए अच्छा है। क्या क्या बना कोई बताए मुझे? कुछ नहीं। एक अस्पताल बना, एक बड़ा रास्ता बना, एक स्कूल बना, 5 लोग मारे गए बस 7 दिनों में। और मैं आज इसीलिए, मुझे अटल जी के शब्द आज याद है। अटल जी ने कहा था ये कश्मीर का सब मसला है ना, उसमें उनके शब्द थे कि कश्मीर का जब सोचोगे तो उनकी इंसानियत देखो, उनकी जमहूरियत देखो, और उसके बाद प्यार से कश्मीरियत करो, उसके बाद दोस्ती करो, प्यार जताओ, और फिर कश्मीर का हाल करो। अटल जी के शब्द है, मुझे अभी भी याद है। और मोदी जी भी बोले थे, आपने मोदी जी का नाम लिया इसलिए मैं बोल रही हूँ, 2017 में मोदी जी ने यही भाषण दिया। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ, कहाँ गई आपकी सरकार की जमहूरियत, कहाँ गई इंसानियत, और कहाँ गई कश्मीर? आप ना अटल जी को याद रखेंगे ना सुषमा जी को याद रखेंगे, जिनके कारण आप इस तख्त पे बैठे हो, जिनकी मेहनत पे आपका घर है। सोचने वाली बात, देश कहाँ जा रहा है? एक तो मुझे अच्छा लगा, कल वो आरएसएस के अध्यक्ष टीवी पे बोल रहे, मैं भी सोच में पड़ी कि इनको क्या होगा, ये तो अपनी जैसे भाषण करने लगे, कंफ्यूज हो गए वो और मैं भी। सही है ना, मैं सोचे थे
अपना आदमी बोल रहा है कि आरएसएस वाला बोल रहा है? रोज क्या बोले वो, मुझे अच्छा लगा सोच के। शायद पार्टी वार्टी बदल रहे होंगे तो बता देना, ये नहीं होता। सोचिए आप क्या बोल रहे थे वो, कि रोज रोज मंदिर का मत निकालिए। अच्छी बात है, अच्छे को अच्छा कहना चाहिए, कोई भी बोले। हर मस्जिद का हिसाब मत करिए, किसी के खिलाफ रोज मत बोलिए। जो मंदिर हमको बनाना था वो हम बना लिए, अब रोज मत उठाइए और इस देश के काम में लगे। और हम लोग और क्या कह रहे हैं, इसलिए हम सब ने सोचना चाहिए। और मैं सिर्फ एक चीज बता के मेरा भाषण खत्म करूंगी। कोविड का फिर से हो रहा है, इसीलिए मैंने मास्क पहना था, नंबर्स पढ़ रहे, मुझे याद दिला। आप याद करिए, जब कोविड था, किसी को तो कोविड हुआ होगा ना यहाँ, तब डॉक्टर का नाम पूछा था, उसकी जात पूछी थी, उसका धर्म पूछा था, क्या कह रहे थे, भैया तुम भगवान हो, मुझे बचा लो। सही है बात? उसके बाद आ गया इंजेक्शन वाला, वैक्सीन देने वाला, उसको पूछा था तेरी जात क्या है, धर्म, बोले मुझे पहले लगा, उसको बाद में, पहले मुझे इंजेक्शन लगा दे। सही है बात? उसकी जात देखी थी। यहाँ कितने लोगों ने रेमडेसिविर लिया था, ज्यादा दवाई आई थी रेमडेसिविर, सब भागा दौड़ा कर रहे थे। किसी ने लिया था वो इंजेक्शन? हाँ लिया था, काफी लोगों ने लिया था। इन्होंने ढूंढ के सबको दिया था। पता है रेमडेसिविर सबको बचाने वाली दवा थी ना, पूरा दुनिया ढूंढ रही थी रेमडेसिविर। पता है कौन सी कंपनी बनाती है? कंपनी का नाम है सिप्ला। वेरी करेक्ट, इसको सब पता है। कोविड में सब सीधे हमारे राजेश भैया ने सबको डॉक्टर बना दिया इस राज्य में। सिप्ला बनाती थी। सिप्ला का मालिक कौन है पता है किसको? कौन है? इसका नाम तो बताओ। हाँ, इसका नाम किसको पता है? सोचो, तो गूगल मामा से पूछ लो, वो ही है। हाँ, बेचारा गूगल को पूछो कि सिप्ला का मालिक कौन है? यूसुफ हमीद नाम का आदमी है जो सिप्ला का मालिक है। और हम सबको कोविड में बचाने वाला कौन है? सिप्ला का हमीद नाम का आदमी। और इसके बाद सबने कौन सा इंजेक्शन है वो, सीरम वाला, कोविशील्ड सबने लिया ना? कितने लोगों ने कोविशील्ड लिया? नहीं लिया, सबने कोविशील्ड लिया। तो कहाँ बना? पूना में। बनाने वाला कौन था? पारसी, माइनॉरिटी है ना, कितने बेचारे पारसी, 200 या 500 ही बचे इस देश में, तो माइनॉरिटी तो हो गए। तो दवाई हमीद बनाने वाला भी माइनॉरिटी और इंजेक्शन बनाने वाला भी माइनॉरिटी, और वो भी दोनों कहाँ बने? महाराष्ट्र में बने, हमारे भारत में बने। और जो भारत में हमारे इस भाइयों ने जो बनाया वो सिर्फ भारत में नहीं, परदेश में भी हम लोग जान बचाए लोग। सोचने वाली बात है। तब आपने पूछा कि सीरम किसने बनाया? सीरम का कोवैक्सीन, कोविशील्ड और पता नहीं कौन सी आपने दवाई सिप्ला की ली किसी ने। आप सब हाथ जोड़े थे, भैया मुझे जान बचा दो बस। फिर हम सबको हो क्या गया है? कोविड में सबने ऐसे लग रहा था जिसको मानवता का देखा ना मैंने, तो भगवान के बाद इस दुनिया में कौन है? तो वो डॉक्टर है। ये हम सबने देखा। सही है बात? तो फिर हम सबको अभी क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ हो गया ना, तो भूल गए। कोविड में किसी ने जात नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, आदमी को, कोई भी औरत जा के एक दूसरे को मदद कर रही थी। कोई डब्बा दे रहा था, कोई खाना पहुंचा रहा था, कोई दवाई दे रहा था, कोई एम्बुलेंस दे रहा था, कुछ भी करके एक दूसरे की मदद सब कर रहे थे। वो लोग चल के जा रहे थे, तो मैं तो कभी नहीं भूल पाऊंगी जिस तरह से लोग डर के गए। यूपी गए, बिहार गए, उत्तराखंड गए, सब जगह गए। सब क्या परेशानी में लोग गए, मैं तो कभी नहीं भूल सकती। मुझे एक व्हाट्सएप आया था, व्हाट्सएप देखते हैं ना, एक माँ बाप चल रहे थे, उसके साथ एक बच्चा था।
साल में 100 दिन दिल्ली में रहती हूँ और जब मैं दिल्ली में जाती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कहीं और आई हूँ। ये मेरा भारत है, मेरी दिल्ली है, देश की राजधानी है और जितना दिल्ली वालों का दिल्ली पे हक है उतना ही हम सब का दिल्ली पे हक है। और जब मैं वहाँ दुकान में जाती हूँ, कुछ खरीदने जाती हूँ, कुछ सब्जी मंडी में जाती हूँ, मुझे पूछते आप बॉम्बे से आए, मुझे आपको कैसे बोला, आपकी हिंदी जो है ना वो बम्बई वाली हिंदी, हमारी दिल्ली वाली हिंदी नहीं है। मैं पकड़ी जाती हूँ बट बहुत अच्छा लगता है, बड़े प्यार से सब बात करते हैं, पूछते हैं। मैं कब से सोच रही थी जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैं अभी यहाँ नोटिंग कर रही थी तो नरेंद्र भाई देख रहे तो मैं क्या नोटिंग करती हूँ, जब मैं भाषण करती हूँ तो उससे पहले थोड़ा सोच के करती हूँ कि क्या क्या बोलना है। मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रही थी और ये उत्तर भारतीय बोल रहे थे कब से, मैं सोच रही थी उत्तर भारतीय में मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, मेरा नाता कैसे उत्तर भारतीयों से सबसे ज़्यादा कैसे रहता है, तो वो मेरा खाने से होता है। और मुझे सबसे अच्छी नॉर्थ इंडियन चीज़ जो है उत्तर भारतीय, वो लिट्टी चोखा मुझे सबसे अच्छी लगती है। सबसे अच्छा क्या मुझे लगता है, तो जब भी पार्लियामेंट में कोई भी नेता उत्तर प्रदेश या बिहार का लिट्टी चोखा का आमंत्रण देता है, मैं कुछ भी छोड़ के वहाँ पहुँच जाती हूँ, पहले पहुँच जाती हूँ। होता है उसका और इतना प्यार से खिलाते हैं और फिर हमारा चलता है, वो बोलेंगे अभी हमने तो लिट्टी चोखा किया, आप क्या खुला खिलाएंगे, तो मैं बोलती हूँ मैं पिठला बाकरी और पूरन पोड़ी खिलाऊंगी। और वो इतना प्यार से बोला भूलना मत, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बॉम्बे, मुझे तो नहीं पूरन पोड़ी इतनी अच्छी बनानी आती, मेरी माँ मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है, तो मैं यहाँ से पूरन पोड़ी लेके जाती हूँ और फिर बड़ा चावल जैसे लेके सब खाते हैं, तो हमारा पूरा चलता है कि आपका लिट्टी चोखा आएगा तो यहाँ से पूरन पोड़ी आएगी। तो इतना प्यारा गहरा हमारा रिश्ता है। देखो अपना भाग्य कितना अच्छा है कि हम लोग एक देश में रहते हैं, अलग भाषा बोलते हैं, अलग पहनावा पहनते हैं, अलग चीजें खाते हैं। आप कहीं भी अमेरिका चले जाओ, एक ही हैमबर्गर, या न्यूयॉर्क से निकलो लॉस एंजलिस जाओ, एक ही मिलता है सब। कहीं भी आप किसी भी देश में जाओ, इतना खाना हमारे यहाँ तो ये देखो, ये महेश तपासे जी आए, यही अमरनाथ से आते हैं, तो आगे थोड़ा चलते जाओ, 10 किलोमीटर में अपनी थोड़ी सी भाषा बदलती है, थोड़ा सा पहनावा बदलता है, थोड़ा सा खाना बदलता है। कोंकण गए कभी बॉम्बे से मुंबई से गोवा गाड़ी से गया है कोई यहाँ? कितने लोग गए ना गाड़ी से गोवा? नेक्स्ट टाइम जाओगे तो थोड़ा मेरा सुन के जाना, यहाँ से निकलो गाड़ी से, खाली पेट निकलो, घर से बीवी को मत तंग करो, पूरा इधर से चलते पहला मिसल खाओ पनवेल में, उसका स्वाद याद रखो। वहाँ से थोड़ा आगे जाओ, अभी इधर पानी भरा था, अभी मार जाएंगे तो वहाँ मच्छी खाओ, फिर मुझे याद करो। वहाँ से आगे थोड़ा जाओ, फिर शाम का खाने का टाइम होएगा तो फिर मच्छी खाओ, और जो मार में मच्छी खाएंगे और आगे रात का खाना खाएंगे उसमें कितना अंतर होगा देखो। वहाँ थोड़ा भाषा में अंतर है, मसाला में अंतर है, मतलब से 50-100 किलोमीटर का भी अंतर करेंगे तो थोड़ा भाषा में अंतर आता है, थोड़ा उनके व्यवहार में अंतर आता है, मसाले में अंतर। देखो मेरा भारत कितना महान है, कितनी सारी चीजें हमारे यहाँ है। पूरा देश अगर घूमेंगे ना तो बाहर जाने का जरूरत ही नहीं, किसी देश में टाइम ही नहीं मिलेगा, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। और आप मैं कभी से सोच रही क्या क्या बोलूँ। मैं उत्तर प्रदेश जाती हूँ, अभी जाके आई, मेरे बच्चों को मैं ताजमहल नहीं दिखाया था, तो मुझे इतना बुरा लग रहा था मेरे बच्चों को ताजमहल नहीं दिखाया। तो मैं अभी 1-2 साल कोविड के पहले वहाँ बच्चों को लेके गई थी, किसी ने मास्क नहीं पहना था। पूरे आगरा में 6 ही लोग मास्क थे, 4 तो हमारे ही थे, हस्बैंड बीवी में, और लोग ऐसे देख रहे हैं कौन है मास्क पहने हुए लोग। जब मुंबई में थोड़ा पहले डर के जा रहे थे, पहले कोविड बढ़ता गया, फिर सब बंद हो गया। पहले अपने यहाँ डिटेक्शन ज़्यादा शुरू हो गए, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन फिर देश में सबको समझ में आया। लेकिन जब भी मैं उत्तर प्रदेश जाती हूँ, कभी अखिलेश जी से मिलना होता है, मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद लेने, लालू जी के यहाँ कभी हम जाते हैं, तो इतना अच्छा माहौल रहता है हमेशा। ये हमारे कभी कभी थोड़ा हो जाता है इलेक्शन में कम ज़्यादा, लेकिन मन में कभी नहीं अंतर होता, हमेशा प्यार के रिश्ते हमारे सबसे रहे। और लालू जी के बारे में तो हमेशा कितने साल से हम लोग देख रहे हैं, पार्लियामेंट में जब लालू जी खड़े रहते थे
सब शांत रहते थे कि अभी सुने कि लालू जी क्या कहेंगे, और इतना प्यार से सबको हंसाते थे और ऐसे लगता था पार्लियामेंट में अच्छा चल रहा है। किसी को कुछ सुना भी देते थे लेकिन इतना प्यार से अदब से करते थे, कटुता कभी नहीं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे, सुझाव देते थे। अभी की तरह नहीं, अभी तो सिर्फ झगड़ा होता है, और झगड़ा हम लोग वहाँ से बोले कि देखो सिलेंडर महंगा कर दिया, तो बोले कि आपने कहा, हमने कैसे सिलेंडर किया, हमारी सरकार थी तो 3 से 40 रुपए का सिलेंडर था, याद है? सब हमें बोलते थे इतनी महंगाई, अब बहुत हो गई महंगाई की मार, बहुत हुई, कान पक गए थे सुन के, मुझे भी लगने लगा था बहुत महंगाई हो गई, और लोग भी नाराज थे, और जाहिर था क्योंकि महंगाई बढ़ी ही थी तब। और तब मुझे सुषमा जी का एक, तब आज तक मुझे पूछती है उनकी आवाज मेरे कान में, और सुषमा जी जब भाषण करती थी हमारे खिलाफ हम सुनते थे क्योंकि विरोध से है, तो क्या हुआ, कभी हम सुनना चाहिए, हम सरकार में थे तब दिल्ली में, और सुषमा जी यहाँ से कह रही थी और हम लोग कह रहे थे नहीं बहुत अच्छा किया यूपी की सरकार ने, कहा मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे हैं और हमारे यहाँ इतना चावल बना, इतना दूध हम लोग एक्सपोर्ट करते इस देश में बेचे हुए, खड़ी रही और उन्होंने कहा देखो महंगाई चल रही है, मैं एक महिला हूँ, मैं जानती हूँ आटे दाल का जो भाव है ना वो मुझे पता है, मैं सांसद में भी खड़ी हूँ लेकिन घर भी देखती हूँ, दोनों सकते। और मैंने एक चीज कही थी वो सच है, वो आज मैं केंद्र सरकार को पूछना चाहती हूँ कि जो सुषमा जी, भले बीजेपी सुषमा जी को भूल गई हूँ लेकिन मैं उस औरत को कभी नहीं भूलूंगी, बहुत अच्छी महिला थी और एक आदर्श थी हम सबके लिए। और वो भाषण में कहती थी कि हम लोग आंकड़े बताते, जैसे अभी आंकड़े सरकार बनाती, आज ही में आ गया है उत्तर प्रदेश में कुछ 10,000 करोड़ रुपया या 50 पता नहीं कितने हजार करोड़ जाने वाले। अभी मैं इसी पे देख रही थी मोबाइल पे, वहाँ से सब कोई बड़ा समिट था आज यूपी में, और हाँ इन्वेस्टर समिट था और बोले 30,000 नौकरियां आएंगी, 10,000 करोड़, भी 1 करोड़ में कितने शून्य हमको पता नहीं, भी 10,000 में कितने किसने लिखा है, लेकिन वो कह रहे थे कि इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी, ये होगा वो होगा। तो मैं सिर्फ केंद्र सरकार को एक सवाल सुषमा जी जो पूछती थी वो कहना चाहती हूँ कि आंकड़ों से पेट नहीं भरता, आंकड़ों से पेट नहीं जब भरता, जब भूख लगती है तब ध्यान लगता है, वो आंकड़ों से नहीं भरता। यही हालत होती है। अब सिलेंडर का भाव क्या है, आटे दाल का भाव आप बताइए मुझे, बताइए आप, नींबू कुंडी करते हैं ना, हाँ 1000 हाँ, पहले मुझे अच्छा लगे 120 हो गया, मिला अच्छा है, तो बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, इसका एड्रेस ले लो यार, इसी के नाम से काट देंगे। 1000 रुपया की एक नोट दो, ऊपर से 3 रुपया भी दो, 30 रुपया, पॉइंट भी नहीं, 1030, वो हेल्पलाइन होती है ना 10, वैसा हो गया, हेल्पलाइन ही है। और आपको याद होगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री बने थे, वो पार्टी के नहीं समझते, उनका मान सम्मान हम करते हैं, और जब आए थे उन्होंने कहा सब सब्सिडी छोड़ दो आप लोग, अगर आप सब्सिडी छोड़ेंगे तो गरीब को मिल जाएगा एकदम सस्ते दाम में सिलेंडर, मुफ्त में, तो तभी तो कह रहे हैं। सबको लगा बड़ी अच्छी बात है, मैंने सब्सिडी छोड़ी, राखी ताई ने छोड़ी, महेश ने छोड़ी, सत्यपाल सिंह ने छोड़ी, नरेंद्र भाई ने छोडली का सबसिडी, सगळ्यांनी सबसिडी छोडली, करेक्ट, सगळ्यांनी काढली, आपण पण सारी दिली की जाओ दे, जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, जिसको ज्यादा जरूरत उसको दो, उनको नहीं दो, किस मुंह से हम मांगेंगे, शर्म करो यार। जब सबने दे दिया कि माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे सब्सिडी दे, हमको लगा आप सबको सिलेंडर मुफ्त में मिल रहा है, चलो अच्छे, हमारी बहन को मिलने वाला है, अच्छी बात है कि मेरे घर में रहे कि मेरी बहन को मिले, मेरी बहन को मिले, छोटी वाली तो और अच्छा है, मेरे से छोटी है, बड़ी बहन हमेशा छोटी बहन को देती है, तो क्या दिक्कत है उसमें। और आज मैं अगर किसी महिला को पूछूं क्या करती हो, तो मैं तो सिलेंडर नहीं करती, और आप क्या घासलेट कहते हैं ना, तेल को क्या कहते हैं, रॉकेल, मिट्टी का तेल, केरोसिन, वो मिलता है, वो भी बंद कर दिया। तो यहाँ संतोष कदम, विजय माने,
व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर और उपस्थित बंधुओं मनीष भाई, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर आप महिलाओं को बुलाएंगे तो प्रोग्राम 6:30-7 बजे खत्म होना चाहिए, क्योंकि हमारी महिलाओं को घर जाने का भी टाइम हो रहा है। कब से सोच रही हूँ कि 8 बज के हमारी महिला कैसे बैठी है, अभी खाना है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कईयों को घर वाले हैं, बच्चे हैं, बच्चों का स्कूल का टाइम होता है, पानी भरने का टाइम होता है, हस्बैंड आने का टाइम होता है, और सबसे ज्यादा टीवी सीरियल का भी टाइम होता है। अपना सीरियल का बीच में हम लोग आएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा सबको, तो आगे से हम लोग कोशिश करेंगे कि जब आप होंगे तो हम कुछ भी करके 7 बजे प्रोग्राम खत्म करेंगे, तो आप आराम से 8 बजे। लेकिन आज मनीष भाई ने इतना प्यार से हम सबको बुलाया, लेकिन थोड़ी सी देर हो गई, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग 5-5:30 बजे आके पहले भाषण करें, उसके बाद ऑर्केस्ट्रा का कार्य करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आने के बाद, बड़ी संख्या से आप लोग मुंबई में आए हैं। मैं कभी से सुन रही थी हमारे उत्तर भारतीय हम उत्तर, और किसी में ताकत नहीं है कि 90 में 300 एडजस्ट हो जाए, लेकिन हम लोग एडजस्ट होने की ताकत रखते हैं। इसलिए मुंबई शहर में हमारे बिना एक भी पल चलने वाला नहीं है दोस्तों। इसके लिए मैं सभी से विनती करूंगा कि आज हमारे बीच में आदरणीय ताई आई है, अमन दुबे जी सामने ताई के लिए क्या आइए। ताई मेरा लड़का है अमन दुबे, और पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। महेश जी रेडी? रेडी? बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए सब। ताई स्टार्ट कीजिए। राजनीति के क्षेत्र पर एक चमचमाते सितारे का नाम है श्रीमती सुप्रिया सुले। चाहे फुटपाथ को साफ करने वाला हो, चाहे 5 स्टार होटल में बैठ के मैनेजर का काम करने वाला हो, चाहे टाटा और अंबानी के बड़े बड़े मैनेजर पद को सुशोभित करने वाला अगर कोई शख्स है तो हिंदी भाषी समाज का हमारा युवक है। आज ये कार्यक्रम लेने का मकसद था ही, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प सभा लिया था। उनका संकल्प भी रहता है, उनको सब कुछ हड़पना है, मुंबई हड़पना है, महाराष्ट्र हड़पना है, देश हड़पना है, पता नहीं क्या क्या हड़पना है, क्योंकि उनके नेतृत्व में, उनका नेतृत्व बताता है कि हम बहुत निडर हैं, उनका नेतृत्व बताता है कि हम लोग बहुत ताकतवर है, हमारे नेतृत्व में देश सुरक्षित है। ताई मुझे पता नहीं उनका नेतृत्व कैसा है, लेकिन मैं यहाँ के जनता जनार्दन से एक बात पूछना चाहूंगा कि आप सभी को पता होगा कि फिरका परस्त ताकतों ने कुछ दिन पहले हमारे पवार साहब के बंगले पे कुछ लोग चले आए थे, और वो सैकड़ों लोगों को रोक कर और उनसे डायरेक्ट ताई बोलती है कि अगर आपको बात करना है तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं, मैं आपसे चर्चा करने को तैयार हूं। अगर इसको लीडर बोलते हैं, अगर इसको लीडर नहीं बोलते हैं, तो एसपी जी के पास, जिसके पास सुरक्षा है, पंजाब में जाता है व्यक्ति, खुद अपने हाथ से रूट चेंज करता है, और कुछ लोग उसका विरोध प्रदर्शन करने चले जाते हैं, कुछ किसान उसका विरोध प्रदर्शन करने चले जाते हैं, और अपने एसपी जी के प्रोडक्शन में बैठ के जब दिल्ली रिटर्न आता है तो बोलता है कि आपके मुख्यमंत्री से बोलना है कि मैं जिंदा लौट आया। अगर वो लीडर है तो ऐसी लीडरता को मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसा अगर आदमी हमारे देश का लीडर है तो ऐसा देश का विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि 100, 200, 500 लोगों के सामने निडरता से अपनी बात रखकर उनको समझाने का और कन्विंस करने की ताकत रखने वाली आदरणीय सुप्रिया ताई जैसा लीडर हमें देश को चाहिए दोस्तों। जो फिरका परस्त है उनके हाथ में क्या था किसी को पता नहीं था, लेकिन ताई ने अपनी जान की परवाह नहीं की, उनके सामने गई और उनको बोला कि आपसे बात करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमें लोगों के प्रश्नों का चिंता है, लोगों की समस्याओं का चिंता है, लोगों का समस्या खत्म कैसे करना होगा उसकी चिंता है। अगर हमारे बातचीत करने से आपकी समस्या कम होती है, खत्म होती है, तो वो खत्म करने का मादा हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हमारी लोकसभा की गठनेता आदरणीय सुप्रिया ताई सोले के अंदर है दोस्तों।
दुबे जी आयोजक, राखी ताई, नरेंद्र राणे, महेश तपासे, राधेश्याम तिवारी, इंद्राजी, इंद्रमणि दुबे, विजयनारायण जी, दिनकर तांबड़े जी, राजेंद्र सिंह, लक्ष्मण पुजारी, इंद्रपाल सिंह जी, सुजीत पांडे।